Hello guys, here this is Lucky Singh and today I will teach you English. कहते हैं कि हमेशा सीखते रहिए, जीवन में हमेशा सीखते रहिए क्योंकि सीखने की कोई एज उम्र नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक टाइम के बाद एजुकेशन लेना छोड़ देते हैं और जब एजुकेशन लेना छोड़ देते हैं तो वो फिर रिसाइकलिंग होके हमें अच्छी चीज़ नहीं दे पाता है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए जिससे कि रिसाइकलिंग होके हमें कुछ न कुछ बेनिफिट मिले। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश की क्लास। बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बात करती हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश हम दो वे में पढ़ते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट। इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं या सीखते हैं या कह सकते हैं देखते हैं। दूसरा होता है लैंग्वेज। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंग्लिश हम दो ग्रुप में देखते हैं या दो काइंड में देखते हैं। एक तो हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट के क्या अपने बेनिफिट्स होते हैं और बताऊंगी कि लैंग्वेज के क्या अपने बेनिफिट्स होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट की हिंदी होती है विषय। एक विषय के रूप में जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं या कह सकते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि केजी से हम इसे स्टार्ट करते हैं। केजी मीन्स नर्सरी से हम इसे स्टार्ट करते हैं और कहीं न कहीं जाके ये एक पॉइंट मीन्स आप कह सकते हैं बीए ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं या फिर एमए, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पीजी। एक पॉइंट जाकर हम इसे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप का मतलब ये है, उसका कारण ये होता है कि सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें केवल और केवल हम लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं जिसका हमारी रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के क्या अपने, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इसका कोई यूज नहीं रहता है। मीन्स अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो बीए एमए की इंग्लिश मीन्स लिटरेचर से रिलेटेड कुछ नहीं आता है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, लैंग्वेज। लैंग्वेज जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, लैंग्वेज की हिंदी होती है भाषा। जब हम भाषा के रूप में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है, जैसे स्पीकिंग और रीडिंग एंड ड्राइविंग तो मैंने अभी आपको इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि रीडिंग, अगर हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हम रीडिंग मतलब पढ़ना भी सीख जाएंगे, स्पीकिंग बोलना भी सीख जाएंगे और राइटिंग लिखना भी सीख जाएंगे। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी ये मिलती है कि लैंग्वेज से बोलना, सीखना, लिखना तीनों की हमें नॉलेज हो जाती है और हमारे असल जीवन में इससे ज़्यादा इंग्लिश कुछ नहीं होता है। और इंग्लिश को कभी कभी हम बहुत हवा समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बहुत हवा है। अगर हम लैंग्वेज को कंटिन्यू पढ़ें मीन्स इस पर कंटिन्यू वर्क करें, इसको सीखें और रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग इसके लिए हमारी अच्छी हो जाए तो हम अपने इंग्लिश को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश की सबसे प्राइमरी इकाई, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ग्रामर, जिसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी कारण कोचिंग कहीं नहीं जा पाते हैं या एक्सपेंस नहीं उनके पास इतना रहता है कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सके, या बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं जो कि कहीं भी इंग्लिश सीखने में शर्माती हैं। तो ये वीडियो आई होप कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर। आज की वीडियो, चूँकि आज हमारा पहला दिन है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर कर दूँगी जिसके बेस पे मैं अगले दिन यानी कि कल पढ़ा सकूँ।
ग्रामर, ग्रामर के बारे में तो सबने सुना होगा कि ये वो विद्या है जिसके जो कि हमें सही सही लिखने पढ़ने का ज्ञान कराता है। और आज मैं आप लोगों को लेकिन बताती हूँ कि ग्रामर के फादर कि ऐसा कौन था जिसने कि ग्रामर को इन्वेंट किया था, जिसने ग्रामर का आविष्कार पहली बार किया था। तो जो ग्रामर के पहली बार आविष्कार किए थे वो थे विलियम बुलोकर। इन्हें ग्रामर का फादर भी कहा जाता है। इन्हें ग्रामर का फादर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम बुलोकर को ग्रामर का फादर कहा जाता है। इन्होंने 1586 में इन्होंने बुक ऑफ ग्रामर का इन्वेंट किया था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को बताया इंग्लिश को हम दो रूप में पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। पहला हो गया सब्जेक्ट, जिसमें कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं और एक पॉइंट पे जाने के बाद ये कहीं ना कहीं से स्टॉप हो जाता है, इसका हमारे असल जीवन में कोई यूज नहीं होता है। दूसरा हो गया लैंग्वेज में हमारा रीडिंग स्किल आ गया, स्पीकिंग स्किल आ गया, राइटिंग स्किल आ गया। इंग्लिश की जो सबसे पहली इकाई है वो हो गया व्याकरण। अब व्याकरण में मैंने आपको बताया कि ग्रामर्स फादर किसे कहते हैं? विलियम बुलोकर, जिन्होंने ग्रामर का सबसे पहले इन्वेंट किया था या आविष्कार किया था। फिर मैंने आपको बताया कि 1586 में इन्होंने बुक ऑफ ग्रामर इन्होंने इन्वेंट किया था। अब मैं आपको आज थोड़ी सी ग्रामर की सबसे छोटी इकाइयों के बारे में बता दूंगी। मैं एकदम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करूंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगी, जिससे कि आगे चल के कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अल्फाबेट की, जिसे हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। आई होप कि आप सभी को ये पता होगा कि A to Z जितने भी लेटर होते हैं उन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। अब गाइस, आप लोगों के दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि एक तरफ अल्फाबेट भी कहते हैं, एक तरफ लेटर भी कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो ये कौन सा कंफ्यूजन है। तो A to Z, देखिए, वर्णमाला कब हम कहते हैं और अक्षर यानी कि लेटर कब हम कहते हैं, ये दोनों मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। लेटर मीन्स होता है अक्षर या वर्णमाला, अक्षर या वर्ण। अब हम यहाँ पे एक एक लेटर को लिख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मैं Z थोड़ा सा दूर लिख लेती हूँ, ये हो गया Z। देखिए, जब हम अकेले किसी लेटर की बात करेंगे या अकेले किसी अक्षर को देखेंगे, जैसे A है, अगर हम कोई पूछे कि A क्या चीज है, तो फिर हम बताएंगे कि ये एक लेटर है। लेटर मीन्स एक अक्षर है। B क्या है? एक लेटर है। N क्या है? एक लेटर है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि A to Z ये पूरा क्या है, A to Z पूरा क्या है, तो इसे हम नाम देंगे अल्फाबेट का। ये हम कहेंगे वर्णमाला। हिंदी के नाम से ही क्लियर हो रहा है। वर्णमाला का मतलब ये है कि एक माला में
मतलब एक साथ जब सारे वर्ण होंगे दैट इज कॉल्ड वर्णमाला या फिर अल्फाबेट। और जबकि अगर हम अकेले बात करेंगे तो ये होगा लेटर। कभी भी कोई भी अक्षर लेटर मीन्स कोई भी अक्षर या लेटर अकेले अल्फाबेट नहीं कहा जाएगा। क्या नहीं कहा जाएगा? अल्फाबेट नहीं कहा जाएगा। ये अल्फाबेट वर्णमाला, जब एक माला में सारे अक्षर होंगे तो उसे हम वर्णमाला या अक्षरमाला या अल्फाबेट कहेंगे। आई होप कि ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के क्लियर हों और मैं कहीं न कहीं से क्लियर करने में आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्फाबेट के कितने काइंड होते हैं। ये तो हो गए टोटल 26 अल्फाबेट टोटल होते हैं 26। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 26 में क्या क्या होता है। तो 26 में होता है में होता है 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स जो होते हैं वॉवेल्स वो आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो कह सकते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको समझने में आसानी होगी कि वॉवेल्स जो हमारे होते हैं वो 5 होते हैं। वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वॉवेल्स क्या होता है। तो वॉवेल्स की हिंदी तो होती है स्वर, और अगर हिंदी में मैं बोलूं कि स्वर के बिना किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। स्वर के बिना किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। और इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो कह देंगे कि वॉवेल्स या फिर वर्ड्स would from vowels, would from vowels। ठीक है, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट कि वॉवेल्स होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। और इसको अगर हम इंग्लिश में डेफिनेट करें तो दैट इज कॉल्ड वर्ड्स वुड फ्रॉम वॉवेल्स। वर्ड का मतलब होता है बनना, वर्ड का मतलब होता है बनना, मतलब कि जो शब्द हमारे होते हैं वो वॉवेल्स से ही बनते हैं। वॉवेल्स के बिना शब्द नहीं बन सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें, दूसरा जो काइंड है वो है कॉन्सोनेंट। वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। स्वर के अलावा जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बोले तो रेस्ट ऑफ वॉवेल्स इज कॉन्सोनेंट। मतलब वॉवेल को छोड़ के जितने भी अक्षर होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं। एक नजर हम देख लेते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे हो गए आपके कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स के अलावा जो बचे हुए अक्षर हैं या लेटर हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसमें बात आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वाई की। वाई की अगर हम बात करें तो वाई इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज समटाइम्स इट यूज्ड एज कॉन्सोनेंट, समटाइम्स इट यूज्ड एज वॉवेल्स। मतलब वाई जो होता है वो हमारा कभी कभी वाई जो होता है हमारा वो कभी कभी वॉवेल्स की तरह यूज होता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है।
कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है। आई होप कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वर्णमाला से लेके वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट तक वो क्लियर हो गए। अल्फाबेट वर्णमाला जिसे हम कहते हैं हिंदी में वो होते हैं 26, A to Z होते हैं 26। मतलब सब मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी इंग्लिश एक कह सकते हैं कि बेसिक से लेके हाई फाई तक जो भी लिखनी है, पढ़नी है या फिर बोलनी है, वो कहीं न कहीं से इन्हीं 26 अक्षरों का खेल है। इसके अलावा और कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। तो जिसमें से कि मैंने क्लियर कर दिया कि वॉवेल्स A, E, I, O, U, पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसके बिना किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का निर्माण हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Y, Z। ये सारी चीजें हैं व्यंजन जिनका कि स्वर के बिना या फिर कह सकते हैं कि ये सारे कॉन्सोनेंट हैं जिनका कि वॉवेल्स के बिना कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द इसमें से बिना स्वर के निर्माण या बना ही नहीं सकते हो। आप ये सोचो कि B, C, D, F, G इन सारी चीजों से कोई वर्ड क्रिएट हो जाए, बन जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें कभी भी हम ये सोचें कि बिना स्वर के अगर व्यंजन से शब्द निर्माण हो जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। व्यंजन से शब्दों के निर्माण करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट से वर्ड्स का निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए हमें हमेशा वॉवेल्स की नीड होगी। तो आई होप कि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। Definition of grammar। Definition of grammar। अब मैंने आपको अल्फाबेट के बारे में समझा दिया कि क्या वॉवेल्स होते हैं, क्या कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इसके आगे मैं समझाऊंगी आपको डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। देखिए, ग्रामर को हम कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या इनकी परिभाषा बता सकते हैं। डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ ग्रामर मैंने यहाँ पे लिखा कि डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज द स्टडी ऑफ the way words are used to make sentences। मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में कि डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द वे वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस। मतलब हम व्याकरण की परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि व्याकरण वह ज्ञान है या वह पढ़ने का तरीका है या व्याकरण वह ढंग है जिसमें कि हम ये सीखते हैं कि वर्ड्स से या शब्दों का यूज किस तरीके से सेंटेंस बनाने में किया जाता है। या हम इसको अगर एक अच्छे ढंग में अगर बोलें हिंदी में तो व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण उसे कहते हैं जिस ज्ञान में हम यह सीखते हैं कि वाक्यों का निर्माण शब्दों से किस प्रकार किया जाता है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, द बेसिक प्रिंसिपल
the basic principles of knowledge of an area of knowledge of English। इसको हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के ज्ञान की एक मूल इकाई को हम कह सकते हैं ग्रामर। क्या कह सकते हैं? इसको हम ग्रामर कह सकते हैं। ये दो डेफिनेशन आई होप कि आप लोगों को समझने में हेल्प करे। अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं तो इंग्लिश सीखने की मूल सिद्धांत को हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर है? हमने आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द वे वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं तो यह वह ढंग है जिससे हमें शब्दों से वाक्य बनाने का ज्ञान होता है। इसे ही हम व्याकरण कहते हैं। सब मिला के हमारे इंग्लिश का जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहीं न कहीं से व्याकरण में ही मिलेगा, या कह सकते हैं ग्रामर में ही मिलेगा। वो चाहे बोलने की स्किल हो या राइटिंग की स्किल हो, लिखने की स्किल हो या फिर पढ़ने की स्किल हो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि किस अल्फाबेट से कौन सा उच्चारण निकलता है जो कि हमें वर्ड को बनाने में हेल्प करता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों से किस वर्ड से कौन सा उच्चारण हम कर सकते हैं जो कि हमें शब्दों को बनाने में हेल्प करेगा।